नमस्कार। तो बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो एंसर राइटिंग का सेशन एक दिन मैंने पहले भी लिया था ना? नहीं लिया पहले? आज किनका लिया था वो हाथ खड़े करना, और किनका नहीं लिया था एंसर राइटिंग का सेशन। तो दोनों को लेकर के मैं शुरू कर देता हूं। सबसे पहले तो हमारा जो आरएस का पैटर्न है, आरएस का एग्जाम जो आपका है ये एक सिविल सर्विसेज एग्जाम है। और इंडिया में जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उसमें आप लोग ध्यान रखना, उसके 3 चरण होते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम के 3 चरण होते हैं, जिसमें जो पहला चरण है आपका फर्स्ट फेज जो है, जो पहला चरण है उस पहले चरण को हम प्री एग्जाम कहते हैं या आरंभिक परीक्षा कहते हैं। इस प्री एग्जाम का जो वास्तविक नाम है वो छंटनी परीक्षा है, मतलब भीड़ से अलग कैसे किया जाए। 2012 से पहले प्री में 2 पेपर होते थे। एक पेपर होता था जीके एंड जीएस का, और एक पेपर होता था आपका सब्जेक्ट का। कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना होता था, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वाला। लेकिन उसमें स्केलिंग मेथड होता था, इसलिए सबको बराबर करने के लिए सब्जेक्ट वाले पेपर को हटा दिया गया। अब केवल एक ही पेपर होता है। उस पेपर का नाम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान है। इस जीके जीएस के पेपर में टोटल जो है 150 क्वेश्चन होंगे। 200 मार्क्स का पेपर ही होता है। 200 नंबर का पेपर आपके पास में होगा, 200 मार्क्स का। और इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बल्कि हर सब्जेक्ट का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है। हर सब्जेक्ट का सामान्य ज्ञान। हमारे समय में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, इसलिए जितने हमें आते थे उतने हम करते थे। बाकी के अंदर क्या मार्क कहते थे? गोला मार्क कहते थे। आज भी क्या है, आप जब यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो उस यूपीएससी के एग्जाम में अगर किसी विद्यार्थी को डायरेक्ट 40-45 क्वेश्चन आ रहे हों तो ये मान के चलो उसकी बहुत शानदार तैयारी है। आपके 150 क्वेश्चन है, उस 150 में से अगर आपको 40-45 क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बेहतरीन तैयारी है, बहुत शानदार तैयारी है। मतलब 100% पेपर किसी को नहीं आता है। प्री का एग्जाम का मतलब ये हुआ, ये मल्टीपल चॉइस वाला पेपर है, जिसमें कई विद्यार्थियों को मान लो 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसने नेगेटिव बहुत सारे टप्पे ठोंकने प्रयास किए और उसके अंदर उसका स्कोर आके 20 पर ही ठहर गया। तो ये इसमें स्ट्रेटजी की बड़ी भूमिका होती है। ये पहला चरण आपका है। इस पहले चरण में जो विद्यार्थी पास होते हैं उन विद्यार्थियों का मेंस का एग्जाम होता है। उन विद्यार्थियों का मेंस का एग्जाम होता है, और मेंस का एग्जाम जो है उसमें आपके 4 पेपर हैं। मेंस में आपके 4 पेपर हैं, और जो 4 पेपर है उसमें से एक पेपर का नाम जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, और एक आपका भाषा विज्ञान का पेपर है, सामान्य भाषा विज्ञान, हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर आपका होगा। जीएस फर्स्ट जो है वो भी आपका 200 नंबर का है। इसमें आपको टोटल 3 घंटे मिलेंगे। और जीएस सेकंड जो है ये भी 200 नंबर का है, इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे। जीएस थर्ड जो है ये भी 200 और 3 घंटे, मतलब कुल मिला के। और चौथा पेपर भी 3 घंटे का है। 12 घंटे में 12 घंटे आपके पास में होते हैं, चाहे आप 1 साल पढ़ो चाहे 2 साल पढ़ो। और नंबर कितने होते हैं? 800।
मेंस के एग्जाम को मेंस का एग्जाम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन होता है उस सिलेक्शन का मेन आधार जो है, सिलेक्शंस का मेन आधार जो है मेंस का एग्जाम होता है। जो थर्ड फेज है उसको हम इंटरव्यू कहते हैं, और इंटरव्यू नॉलेज का नहीं होता है, इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। इंटरव्यू जो है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, और व्यक्तित्व का परीक्षण जो होता है ना, ज्ञान का नहीं होता है। ज्ञान तो आपने पहले वाले फेज में पास कर लिया, आपने प्री एग्जाम पास किया, इसका मतलब आपके पास में क्या था? ज्ञान। आपने दूसरा फेज पास किया, मतलब आपके पास ज्ञान का विश्लेषण भी था। लेकिन ये जो आपका होगा इंटरव्यू 100 नंबर का, ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है कि आपकी लीडरशिप की क्वालिटी कैसी है, आपकी ईमानदारी कैसी है, आपकी सत्यनिष्ठता कैसी है। जो आप प्रशासकीय नीति शास्त्र में जो गुण पढ़ते हो उन सब की चेकिंग वहां पर होती है। वो 30-35 मिनट का समय आपका होता है। कुल मिला के आरएएस बनने के लिए जो मेरिट बनती है, वो मेरिट जो है वो 800 प्लस 100, मतलब इन 900 नंबर में से मेरिट बनती है। ये जो प्री का एग्जाम है इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। एकदम क्लियर हो गया ये वाला? अब उसके बाद आगे हम बढ़े तो आपका होगा कि सर जो मेंस है उस मेंस में हम किस पार्ट को कितना कितना समय दें। तो जैसे कई विद्यार्थी मैंने देखा कि साल भर वो केवल हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं हिस्ट्री कितने नंबर की है। आप लोग ध्यान रखना, मेंस में आपके 4 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, जो भी मैंने कहा, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। ये 4 पेपर आपके हुए। अगर आप देखोगे इन 4 पेपर में, तो अगर किसी एक भाग को उठाएं तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है वो कौन रखता है? हिंदी। हिंदी आपके ये टोटल 200 नंबर का है, हिंदी 120 नंबर की है, और इंग्लिश जो है वो आपके 80 नंबर की है। मतलब वेटेज के पॉइंट से अगर खंडवार देखें तो सबसे अधिक वेटेज जो है वो किसका है? हिंदी और इंग्लिश का है। और हिंदी और इंग्लिश का वेटेज ये इसलिए भी और बढ़ जाता है कि आप लोग जो कॉपी भरते हो, कॉपी में लिखते हो, वो उसमें मात्रात्मक त्रुटियां कितनी है वो भी कहीं ना कहीं इस हिंदी के माध्यम से ही सही होगी। तो इस हिंदी की दोहरी भूमिका है, यहाँ तो है ही है, साथ ही साथ आपके तीनों पेपर के अंदर भी ये जांच में आएगी। अब ये तीनों पेपर है, ये चौथा पेपर जो है ये तो आपका भाषा विज्ञान का है, सामान्य भाषा विज्ञान का पेपर है। लेकिन ये वाला जो पेपर आपका है, ये तीनों पेपर आपके जीएस के होंगे। और जीएस के पेपर जो है, उस प्रत्येक जीएस के पेपर में 3 यूनिट रखी गई है। जीएस के प्रत्येक पेपर में 3 यूनिट रखी गई है। अब जो यूनिट रखी गई है उसमें यूनिट फर्स्ट जो है उसमें आपका कौन सा टॉपिक है? हिस्ट्री, इतिहास है। नंबर 2 इसमें कौन सा है? इकोनॉमी है। और थर्ड जो है वो 3 पार्ट से मिलके बन रहा है। अब जो 3 पार्ट है वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो 3 पार्ट जो है यहाँ पर समाजशास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन और अंकेशन, ये 3 पार्ट हुए। अब जब हमने इसको यूनिट वाइज किया तो पता लगा कि सर ये 20 नंबर का है, ये 20 नंबर का है और ये 20 नंबर का है, तो 60 नंबर आपके ये हो गए। इकोनॉमी जो है, इस इकोनॉमी का आपका जो वेटेज है वो कितने नंबर का है? 65 नंबर का है। इकोनॉमी कितने नंबर की होगी? 65। लेकिन इस 65 के 3 पार्ट है। कहीं आप सोचो कि सर ये बड़ा है, इसके भी 3 पार्ट है। 3 पार्ट का मतलब इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड इकोनॉमी। ऐसे ही हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री 75 नंबर की है, 75, उसके भी 3 पार्ट है, इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड।
मतलब भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और विश्व इतिहास, ये मिलकर के और आपकी एक पेपर बनता है 200 मार्क्स का, जिसमें हिस्ट्री 75 नंबर की है और इकोनॉमी 65 नंबर की है, समाजशास्त्र 20 नंबर का है, प्रबंधन, लेखांकन। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो वो क्या पता नहीं है, आपसे बेसिकली खुद से जो है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि किस यूनिट का कितना महत्व है। अगर समाजशास्त्र 20 नंबर का है तो इसको ज्यादा पढ़ने से कोई इसके नंबर ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो हमें ये भी देखना चाहिए समाजशास्त्र 20 नंबर का है। अब जब हम मेंस पढ़ें तो मैं तो हमेशा सबसे पहले कहता हूं कि एक सूत्र सबसे पहले याद रखें, और वो सूत्र है SPR का। ये सूत्र याद रखना है। S मतलब सिलेबस, P मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और R मतलब रिवीजन। तो सबसे पहले हमें S सिलेबस, और सिलेबस में हमें ये पता होना चाहिए कि यार मेरा समाजशास्त्र तो बहुत बड़ा है। समाजशास्त्र जो ऑनर्स का विद्यार्थी करता है, BA करता है, उसको 3 साल लग जाते हैं, लेकिन आपको समाजशास्त्र में क्या पढ़ना है तो वो एग्जैक्टली आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए ना उसको बहुत बढ़िया से याद करना है। और वो भी ये देखना है कि समाजशास्त्र जो है वो बेसिकली प्री में नहीं है, केवल कहां पर है, मेंस के अंदर है। तो ये वाला हुआ। पेपर सेकंड जो है, आप लोग ध्यान रखना, पेपर सेकंड में भी आपकी 3 यूनिट है। जो यूनिट फर्स्ट है, उस यूनिट फर्स्ट में यहां पर आपका प्रशासकीय नीति शास्त्र है, प्रशासकीय नीति शास्त्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है जो 65 नंबर की है। प्रशासकीय नीति शास्त्र कितने नंबर का है, 65 नंबर का है। यूनिट सेकंड जो है उसमें आपकी कौन सी है, ज्योग्राफी है। उस ज्योग्राफी के 3 पार्ट हैं, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी। और यूनिट थर्ड जो है यूनिट थर्ड ज्योग्राफी है, तो यहां रख लेते हैं इसको। यूनिट सेकंड जो है कौन सी आपकी होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपकी हुई। और यूनिट थर्ड जो है ये हो गया आपका ज्योग्राफी का, ये ज्योग्राफी। तो साइंस टेक कितने नंबर की आती है, पक्का? ज्योग्राफी 65। पेपर थर्ड जो, अच्छा ज्योग्राफी के भी 3 पार्ट ध्यान रखना, राजस्थान, इंडिया और उसमें वर्ल्ड की जगह पर वो है भूविज्ञान वाला पार्ट, वो स्पेसिफिक पार्ट वहीं पर दिया हुआ है। पेपर थर्ड जो है, पेपर थर्ड, यहां पर भी आपके 3 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में आपके है पॉलिटी एंड IR, पॉलिटी एंड IR है। यूनिट सेकंड काफी बड़ी है जिसका नाम है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यूनिट थर्ड जो है उसमें आपके 3 टॉपिक्स दे रखे हैं, स्पोर्ट्स एंड योगा, स्पोर्ट्स एंड योगा, विधि और व्यवहार, विधि एंड व्यवहार। ये तीनों मिलकर के कितने नंबर का है, 60 नंबर का, मतलब तीनों 20-20 नंबर के हैं। पॉलिटी एंड IR कितने नंबर की है, 75 का होगा शायद, और लोक प्रशासन 65। तो ये आपका हुआ। तो आपके जहां आप पढ़ते हो टेबल लगा करके रूम पर, उसके सामने ये वाला पेज होना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन का आधार है। ये मैंने कई बच्चों को देखा है, वो कई दिनों से पढ़ रहे हैं, कई महीनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं है कि मेरा कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है। ये हमें एग्जैक्टली जो है ये पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से हमारा टाइम जो है वो तय होना चाहिए। अब कौन RS बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये बेसिकली पेपर 4 तय करता है। आप ये सोचो कि
अभी कट ऑफ मात्र 262 नंबर ही गई है। जो इंटरव्यू कॉल हुआ वो मात्र कितने पे हो गया? 262 पे ही हो गया। 262। तो 262 का मतलब तो हुआ कि अगर आपने ढंग से हिंदी इंग्लिश भी पढ़ लिए और ये वाली लास्ट की 3 यूनिट भी बढ़िया से कर ली तो भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। आप ये सोचो कि अगर 800 नंबर है टोटल मेंस के अंदर और उसमें ये कह दिया जाए कि 400 से ज्यादा नंबर आना जरूरी है, मतलब 50% क्रॉस करना जरूरी है, तो शायद एक भी विद्यार्थी का इंटरव्यू ना हो। अगर ये शर्त रख दी जाए कि उसी विद्यार्थी का इंटरव्यू कॉल होगा जिसके 50% से ज्यादा होंगे, तो एक भी विद्यार्थी का इंटरव्यू कॉल ना हो। और अगर ये कह दिया जाए कि उन्हीं विद्यार्थियों को लिया जाएगा जिनके 450 से ज्यादा नंबर हो फाइनली, तो मुझे लगता है एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इवन यूपीएससी के अंदर भी जो टॉप करता है उसके 50% से ज्यादा नंबर नहीं होते हैं, 50% से ज्यादा नंबर नहीं होते हैं। इसलिए आप जब पढ़ें तो उस चीज में टॉप करने की कोशिश न करें कि मैं हिस्ट्री को टॉप कर दूंगा। हिस्ट्री है ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं हिस्ट्री, इसके अंदर कहाँ हिस्ट्री है? जीएस है वो, और वो जीएस तुम चाहे कितनी पढ़ लो वो आएगी 75 नंबर की। आप देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई सब्जेक्ट चलता है तो कौन सा चलता है? हिस्ट्री चलता है। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, फिर भारत का इतिहास में आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल और विश्व का इतिहास, ये इतना बड़ा पार्ट है कि पूरे साल अगर 2 घंटे डेली क्लास चले तो 1 साल में केवल क्या खत्म हो? हिस्ट्री खत्म। इसलिए ज्यादा हिस्ट्री पढ़ाना भी आत्मघाती है, सुसाइड बॉम्बर है वो। क्योंकि बच्चा हिस्ट्री आपको मार्केट में सबसे अधिक टीचर भी कौन से मिलेंगे? हिस्ट्री के। आप YouTube पर जाइए, वहां पर भी सबसे ज्यादा हिस्ट्री के टीचर मिलेंगे आपको। तो पहली बात आज हमने ये सीखा कि सबसे ज्यादा जो है वो वेटेज किस किस पार्ट का है, हमें उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे पेपर फर्स्ट मैंने लिया, पेपर फर्स्ट, उस पेपर फर्स्ट जो मैंने लिया, सॉरी, पेपर फर्स्ट जो लिया, इस पेपर फर्स्ट में हमारे विद्यार्थियों को यह पता लग गया कि पेपर फर्स्ट में 3 यूनिट होगी। उस 3 यूनिट में हिस्ट्री, इकोनॉमी और वो 3 पार्ट है। हिस्ट्री 75 नंबर की है और इकोनॉमी इतने नंबर की है और ये 60 नंबर का है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि पेपर फर्स्ट जो है उसमें 15 शब्दों वाले क्वेश्चन टोटल कितने आएंगे? 15 शब्दों वाले। और 15 शब्दों वाले जो क्वेश्चन कितने आएंगे वो, और 50 शब्दों वाले क्वेश्चन कितने आएंगे, प्लस आपके 100 शब्दों वाले क्वेश्चन कितने आएंगे। तो आप देखोगे तो ये भी लिखा हुआ आता है 15 शब्दों वाले पेपर फर्स्ट में 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 शब्दों वाले 16 क्वेश्चन आएंगे और 100 शब्दों वाले 7 क्वेश्चन आएंगे। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब जोड़ो, 25 मतलब 15 शब्दों वाला एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का, तो 25 दूआ 50। 16 नंबर वाले, सॉरी 50 शब्दों वाले 5 नंबर के, तो 16 पंजे 80, और 100 शब्दों वाले 10 नंबर के तो 70। ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 25, 16 और 7। मतलब आप जब जोड़ोगे तब आपको पता लगेगा कि टोटल 6, 5, 11, 7, 18, ये 4, मतलब पेपर फर्स्ट में सब मिला के टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 48। वो 48 क्वेश्चन मिला के कितने नंबर के हैं? 200 के हैं। उस 200 में 75 नंबर की हिस्ट्री है, 60 नंबर के वो 3 पार्ट हैं और 65 नंबर का इकोनॉमी है। ये पता होना चाहिए तुम्हें। ये तक पता होना चाहिए कि पेपर फर्स्ट में दे रहा हूंगा ना उस दिन,
उस दिन मेरे पास पेपर फर्स्ट में मिलते ही मुझे मेरे पास में 25 क्वेश्चन जो है वो 15 शब्दों वाले हैं, और 50 शब्दों वाले, जैसे कोई 100 मीटर की रेस दौड़ता है तो उसको पता होता है कि यार मैंने अगर यूं करते मेरा 1 सेकंड तो गया, मुझे कितने सेकंड में दौड़ पूरी करनी है। ऐसे ही जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब आप तो केवल ये सोचते हो वहां पर बैठ करके कि देखता हूं कितने आते हैं, जबकि जो सिलेक्शन वाला होता है ना, जिसको सिलेक्शन लेना है, उसको पहले से पता है कि कितने क्या आते हैं। 100% जो टॉपर होगा उसको भी नहीं आते हैं। मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरे आज पेपर फर्स्ट में 15 शब्दों वाले 25 क्वेश्चन है, हमेशा वही रहेंगे, और 50 शब्दों वाले 16 है और 100 शब्दों वाले 7 क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास में 7 है। मैं तो कह रहा हूं कि आपकी गणित इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त होनी चाहिए। आप मुझे बताओ 15 शब्दों वाले क्वेश्चन जो है वो 15 शब्दों वाले 25 क्वेश्चन होंगे, तो 15 × 25 कितने हुए? 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30, 375, 375 है ना। और 50 शब्दों वाले जो है वो कितने क्वेश्चन आए? 16, तो 16 × 5 = 80, 800, और 100 शब्दों वाले जो है 7, कितने हो गए? 700, 800, 700, 1500 और 300, 1800, 1875। मतलब आपकी कैलकुलेशन यहां तक होनी चाहिए कि मुझे 3 घंटे में कितने शब्द लिखने हैं। 1875 शब्द, 1875 शब्द लिखने हैं। अब आज थोड़ी घर पे जाके अपनी कैलकुलेशन देखना, घड़ी सामने रख देना और 5 ऐसे क्वेश्चन लिखना जो आपको आते हो। नहीं आते हो तब तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आते हो। जैसे आपको आता है दौलत खान, तो दौलत खान के बारे में 50 शब्द लिखो आप। आपको आते हैं दिवाली, आपको आती है रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, भारत, नरेंद्र मोदी जी, इन 5 पे लिखो आप 50 शब्द। और टाइम का कैलकुलेशन कीजिए आप, और टाइम के कैलकुलेशन के साथ में ये भी कीजिए कि ये आपने इतने मिनट में लिखा, उस समय आपकी राइटिंग कैसी आई है, कि कहीं ना कहीं उसके भी तो नंबर होते हैं। हालांकि वो नंबर जुड़ते नहीं है वो वाले, लेकिन आपको पता है आपको कि आप अगर एक दिन क्लास में नहीं आए तो आप किस बच्चे की कॉपी की फोटोस्टेट कराएंगे? जिसने अच्छे से लिखा हो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये वेरी करता है, लेकिन हर आदमी एक अच्छी राइटिंग को पसंद करता है। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपसे आपकी कैलकुलेशन यहां तक होनी चाहिए कि पेपर फर्स्ट में मुझे कितने शब्द लिख के आने हैं? 1875 शब्द। और ध्यान रखना, ये जो एग्जामिनर होता है ना, वो एक एक चीज को कैलकुलेट करके रखता है कि हाँ, एक सामान्य विद्यार्थी 3 घंटे में लगभग 2000 शब्द लिख सकता है। अब तुमने, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर 100 शब्दों वाले क्वेश्चन को सर हम क्या 1300 में लिख सकते हैं क्या? लिख ले भाई, तेरी कॉपी, कौन मना कर रहा है तेरे? सर 15 शब्दों वाले क्वेश्चन को क्या हम 25 शब्दों में लिख सकते हैं क्या? लिख ले, कौन मना कर रहा है? लेकिन यह तय है कि तेरा कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि उसने कैलकुलेट करके दिया है कि 3 घंटे में वो कितने शब्द लिख सकता है, 1875। और देखो, शब्द में भी ऐसा है कि हमें केवल ये लिख के नहीं आना है कि जैसे कई बार लोग लिखते हैं ऐसे, भगवान राम 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 राम, तब तो लिख सकते हो आप, क्योंकि भगवान राम हमें याद है कि वो लिखना ही है, यहां पर किसी चीज को सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये 1875 शब्द जो लिखेंगे हम, उसमें लिखते समय हमें ये बात पता होनी चाहिए कि उसने क्या पूछा है और तुम क्या लिख रहे हो, और जो लिख रहे हो वो एकदम प्रामाणिक भी होना चाहिए। तो शब्दों को सोच समझ के अगर 1875 की आपकी बनती है तो ये आपकी बहुत अच्छी होगी। आप मुझे बताओ, यहां टेस्ट देते हो आप?
तब कभी आपने ऐसे कैलकुलेशन किया क्या है? नहीं, जितने का आता हो बेटा। और एक चीज और ध्यान रखना, कोई विद्यार्थी अगर ये कहता है कि कोचिंग ने हमें ये नहीं कराया, कोचिंग ने हमें वो नहीं कराया, और मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है जो 3-3 कोचिंग में पढ़े हुए हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं है। कोचिंग आपको मार्गदर्शन दे सकता है, हर चीज कोचिंग कराए तब तो कोचिंग वालों के बेटे सबसे पहले क्या बनते? IAS RS बनते। हर चीज किताब से होती तो किताब की दुकान वालों का बेटा सबसे पहले क्या बनता? IAS RS। यहां पर जब आप एग्जाम पास करोगे तो उसमें 60% भूमिका आपके ज्ञान की होगी, लेकिन 40% भूमिका आपकी रणनीति की होगी कि आपने स्ट्रेटजी कैसे फॉलो की है। और ये जो हम सब पढ़ रहे हैं किसका पार्ट है? ये मतलब ये जो मैं आज आपको बता रहा हूं ज्ञान बता रहा हूं या रणनीति बता रहा हूं? ये रणनीति का हिस्सा है बेटा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और एक चीज देखना आप कि कई आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने पिछला अटेम्प्ट भी दिया था, इस बार भी दिया, तीसरा अटेम्प्ट चल रहा है, चौथा अटेम्प्ट चल रहा है। और आप एक चीज और देखना, जब भी पेपर आता है तब हर विद्यार्थी या मैक्सिमम विद्यार्थियों का एक कहना होता है कि कोचिंग ने जो पढ़ाया ना उसमें से क्वेश्चन आए नहीं, कोचिंग ने जो पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आए नहीं। मैं आपको ऑनलाइन कह रहा हूं, अगर जयपुर में 150 कोचिंग है तो 150 कोचिंग के नोट्स इकट्ठे कर लेना, तो मैं 150 कोचिंग के नोट्स में से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ, किसी ने पेपर खरीद लिया तो बात अलग है। अरे अगर 150 क्वेश्चंस में से इतना पढ़ाने के बाद भी कट ऑफ 33% जा रही है, एक आप मेंस दे के आना, तब हर बार मेंस के अंदर एक बात उठेगी, हर बार के मेंस के अंदर, कि इस बार लेवल हाई था। ये हर साल की कहानी होगी, और मुझे तो ये सुनते हुए 22 साल हो गए। हर बार ये बात होती है कि इस बार पेपर का लेवल क्या था? हाई था। ये बात हमेशा होगी, इन बातों की परवाह मत करना। हर कोचिंग अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है, हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है। कोई कहता है कोचिंग में जो पढ़ाया, तो कोचिंग वालों ने क्या कोई उल्टा पढ़ा दिया क्या? क्या कोचिंग ने गांधी जी को ऑस्ट्रेलिया का बताया था क्या? मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है आपको। इस बार वो क्वेश्चन आपने देखा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था। मैंने गांधी जी 20 घंटे पढ़ाए कम से कम क्लास के अंदर। प्रश्न पूछा गया गांधी जी के, मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था, हाँ, गांधी जी के सिद्धांतों का उनके तीनों आंदोलनों के साथ जोड़ते हुए वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता को बताइए। और मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था तब भी कहा था कि तुम्हें कोई प्रश्न हार्ड लगे तो सबसे पहले उसको क्या करना? तोड़ना उसको, और तोड़ के क्या करना? उसको जोड़ना। यूपीएससी का पेपर आता है ना, आईएएस का पेपर, दिल्ली के अंदर हम जब पढ़ते थे तब 180 कोचिंग थे, और 180 के 180 कोचिंग के नोट्स को एक बोरी में भर लिया जाए ना, तो 180 में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यूपीएससी नाम है उसका, ऑल इंडिया लेवल के आईएएस अधिकारी बनाने उनको सबसे पहले कोचिंगों के नोट्स मंगाते हैं वो।
कि इन्होंने पढ़ाया क्या है, और थोड़ा सा इससे इतर करते ही विद्यार्थी की कितनी दम है उसके अंदर। और अब पेपर का आप देखिए, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 तक पहुंचा दिया कथनों को, इनमें से कौन सा से सही है? तीन आपको आते हैं, एक आपको नहीं आता है। उस स्थिति में आप उस पेपर को कैसे करते हो? अगर वन लाइनर क्वेश्चन होते ना, भारत की राजधानी है ए बॉम्बे, सी मेलबर्न, डी, तो तब तो ये कट ऑफ 80% जाती। लेकिन पेपर के अंदर कई प्रकार से साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है। नंबर 1, क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हो। जैसे आप देखो, शुरुआत में आपने पेपर खोला, पेपर खोलते आ गया इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ और यहां तक खत्म हो रहा है, पूरे एक पेज में एक क्वेश्चन। वो किस लिए? कि शुरुआत में आप पर बम फेंका गया है कि विद्यार्थी के हौसलों को क्या किया जाए, पस्त किया जाए। फिर उसने पीछे से खोल लिया, आगे से तो आज किस्मत सही नहीं चल रही है, कहां से खोल लिया? पीछे से उसने साइंस टेक का क्वेश्चन दे दिया आधे पेज के अंदर। विद्यार्थी को पता है इस बात का कि मुझे साइंस टेक का क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन फिर पूरा पढ़ता है वो अपनी संतुष्टि के लिए, क्योंकि समय करेगा क्या दूसरा काम वहां पर। तो आप लोग ध्यान रखना, आपको पटकने के हर प्रकार के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। आखिर पास भी तो वही विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ते हैं, भले ही उनको पेपर वहां पर 40% आ रहा हो, 30% आ रहा हो, लेकिन पास भी तो वही होते हैं। वो विद्यार्थी जो केवल फॉर्म भर के और एग्जाम देने चले जाते हैं कि यार मैं भी जाऊंगा, अधिकार तो है उसका जाने का, आपको बताऊं कि उसका वहां पर टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं आता उसको। और फिर वो जमा के वहां क्या भरता है? गोले। उसके गोले की जो कॉपी होती है ना, वो सबसे सुंदर होती, क्योंकि उसने पूरा टाइम ही किसको दिया? गोलों को भरने में दिया। और वो बंदा होता है जो ये बता सकता है कि इस स्कूल का मैनेजमेंट कैसा था, इस स्कूल के शौचालय कैसे थे, इस स्कूल के पानी की व्यवस्था कैसी थी, इस स्कूल के अंदर जो टीचर्स आई थी, मैडम आई थी, उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे थे। क्योंकि उसका ध्यान उस पेपर पे, वो तो 10 मिनट में पता लग गया उसको कि अपने को एक भी नहीं आता है, उसका ध्यान इर्द गिर्द होता है, वो पास वाले को और क्वेश्चन नहीं करने देता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप, मैंने शुरुआत याद इस बात से की थी कि अगर आपको किसी पेपर में 40 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत शानदार है। तो आपने आज देखा सबसे पहले ये वाला पॉट कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये मिलेगी ना आपको ये स्लाइड्स, तो आज एक छोटी सी पतली कॉपी बनाना, उसमें जाके जो मैंने चीजें लिखी ना यहाँ पर उसको लिखना। और कोई आपसे पूछे कि पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन, कि सर पेपर फर्स्ट 200 नंबर का, उसमें 3 यूनिट होगी, उसमें फर्स्ट यूनिट में हिस्ट्री होगी, नंबर 2 पर ये होगा, नंबर 3 पर ये तीनों इतने नंबर के होंगे सर, और पेपर फर्स्ट में सर टोटल जो है 15, 50 और 100 शब्दों के 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उसमें 15 शब्दों वाले 25 क्वेश्चन होंगे, 50 शब्दों वाले 16 होंगे और 100 शब्दों वाले 7 क्वेश्चन होंगे। टोटल मुझे 1875 शब्द लिख के आने हैं वहां पर, 1875 1875 शब्द लिख के आने। शब्दों में भी आरएस वाले एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास जगह होती है, वैसे आरएस वाले यूपीएससी में तो फैक्चुअल नहीं पूछा जाता है, लेकिन आरएस में कई सारे क्वेश्चन फैक्चुअल्स होते हैं, वहां आप शब्दों की बचत कर सकते हो। जैसे पूछ लिया राजस्थान की 5 प्रमुख बोलियां, तो आपको क्या लिख के आनी है? बोलियां। 5 शब्द में हो जाएगा, तो कितने शब्द बच गए वहां पर? 10। गांधी जी के 4 प्रमुख सिद्धांत, 4 सिद्धांत लिख दो, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत लिख दी। फिर लिखा भारत के लिए
अमेरिका का महत्व, अब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन तुम्हारे पास लिखे 15 शब्द। तो भारत के लिए अमेरिका का महत्व जो है वो आप अगर 15 शब्द में पूछा गया, 3 लाइन भरते हो, 20-22 शब्द में लिखते हो तो भी आपकी अच्छी होगी वो, क्योंकि उसकी वर्ड की एग्जैक्टली कोई लिमिट नहीं है वहां पर। लिखना आपको 15 शब्दों में, और लिमिट भी इसलिए दी गई कि वो अगर ये नहीं कहा जाएगा ना इतने शब्दों में लिखना, तो विद्यार्थी पूरा उसी में अपना टाइम दे देगा। जबकि आप 15 शब्दों वाले को अगर 50 शब्दों में भी लिखोगे तब भी मिलने आपको कितने नंबर है वहां पर? 2 ही मिलेंगे, 2 नंबर ही मिलने हैं उसके अंदर। तो क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आप जब जाओगे तो पेपर सेकंड, प्रश्न पत्र सेकंड जो है, पेपर सेकंड जो आपका होगा, उस पेपर सेकंड में आपके पास 15 शब्दों वाले टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। 15 शब्दों वाले 15 क्वेश्चन होंगे। 15 शब्दों वाले 15, वहां कितने थे? 25, यहां 15 होंगे। और 50 शब्दों वाले यहां पर होंगे 18, वहां पर कितने थे? 16। और 100 शब्दों वाले जो है, 100 शब्दों वाले क्वेश्चन जो है ये आपके होंगे 8। तो आप देखो 15 इंटू 2 30, 18 इंटू 5 90, और 8 इंटू 10 80, 80 90 170, 200 नंबर का आपका पेपर हो गया। और अगर शब्दों की बात करें तो यहां पर हम देखें शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या कितनी होगी? तो 15 इंटू 15 कितने होंगे? 225, 18 पंजे 90, और 800, 900, 800, 1700, 1925। मतलब यहां पर आपके 50 शब्द ज्यादा है, वहां कितने थे? 1875 था, 1875 था, और यहां पर 1925 है। ये तक पता होना चाहिए आपको। और पेपर थर्ड जो है, पेपर थर्ड में आपके सेम होगा वापस। 15 शब्दों वाले 25 हैं, 50 शब्दों वाले 16 है, और 100 शब्दों वाले 7 है। तो 25 इंटू 2 16 इंटू 5 7 इंटू 10, वो सेम वापस आएगा यहां पर, ये सेम यहां पर आएगा। और शब्दों की बात करें तो यहां पर भी कुल शब्द जो होंगे वो 1875 होंगे। मतलब ये मान के चलो कि तीनों जीएस के पेपर को मिला करके लगभग 5,500 शब्द होंगे, तीनों को मिला करके। 18 थी 54, तो लगभग आप मान के चलो 5,500 शब्द आपको लिख के आने वहां पर। मुझे लगता है ये पता तुम्हें आज ही चला है? ये लग गया था पहले? पता था पहले पता? 1875 शब्द है, ये पता था? कितने को पता था? यस, एक को ही पता था। देखो, वो एक कह रहा फेंक रहा है सर। अगर उसको पता है था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखो कि सिर्फ पता भी था तो एक कोई था। लेकिन आज तुम्हें इस बात के अंदर लीड लेनी है और इसको बहुत इजी लेना है कि यार मात्र 5,500 शब्द लिख करके मुझे क्या बनना है? आरएस बनना है। और वो 5,500 शब्द मेरे एग्जैक्टली वैसे होने चाहिए। ज्यादा लंबा गेम नहीं है। और मेंस का कंपटीशन तो बहुत इजी होता है। मेंस का इजी इसलिए होता है कि जैसे अभी आपने देखा कि इस वैकेंसी में 1,000 वैकेंसी होती है ना,
तो 10 गुना बच्चे पास हुए, तो प्री में पास जो हुए वो कितने हुए? 15,000। उस 15,000 में आप ये मान के चलो 7,500 7,500 7,500 बच्चे वो हैं जो एग्जैक्टली किसकी तैयारी कर रहे थे? आरएस की। 7,500 वो बच्चे हैं जो किस किस की तैयारी कर रहे थे? आरएस की कर रहे थे, एसएससी की कर रहे थे, एसआई की कर रहे थे, रीट की कर रहे थे। वो बच्चे भी पास हो गए। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं कि आईएएस वाले विद्यार्थी ने अगर आरएस का प्री पास कर दिया है तो उसके मेंस के पास होने की संभावना बहुत कम है। बहुत कम क्यों है बेटा? क्योंकि राजस्थान का जो 800 नंबर का पेपर है टोटल मिला के, उस 800 में से 30 से 35% पार्ट राजस्थान का है, प्योर राजस्थान का है। और जो आईएएस की तैयारी करते हैं ना, उनका सबसे कमजोर पार्ट कौन सा होता है? आरएस वाला। राजस्थान वाला पार्ट बहुत कमजोर होता है। उनको राजस्थान की नदियों के बारे में पूछ ले, राजस्थान के नृत्यों के बारे में पूछ ले, बिल्कुल नहीं पता। उसमें 7,500 में कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बिहारी, बंगाली, पंजाबी है, उनको भी नॉलेज नहीं होता है। भाई अभी तुम्हारे पास भी अधिकार, तुम बीपीएससी का फॉर्म भर दो, लेकिन तुम्हें बीपीएससी वाले एग्जाम में कुंवर सिंह के अलावा कुछ नहीं पता। वो कुंवर सिंह भी इसलिए पढ़ लिया था कि 1857 क्रांति में नाम सुना था तुमने। वहां तुम्हें ये पूछ लिया जाए कि मुजफ्फरपुर के 3 प्रमुख खनिज संसाधनों के नाम बताओ, तो तुम्हें यह नहीं पता है कि मुजफ्फरपुर बंगाल में ही है, बिहार में। खनिज तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही आप सोचो कि बिहारी जो बच्चा यहां एग्जाम देने के लिए आ रहा है, उसको पूछ लिया जाए कि नागौर जिले के 3 प्रमुख खनिजों के नाम बताओ। राजस्थान में पता है कि यार मकराना में संगमरमर पाया जाता है, वहां टंगस्टन पाया जाता है, लिख देगा वो। लेकिन बाहर वाले विद्यार्थी के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए 7,500 7,500 है ना। तो ये जो 7,500 पास हुए, इनका क्या तैयार नहीं है? मेंस तैयार नहीं है। और आरएएस की जो तैयारी कर रहे हैं 7,500 बच्चे, उसमें भी मान के चलो 1,500 का मेंस ही तैयार नहीं है। तो बच गए बच्चे जो है वो आपको 6,000 के आसपास बच्चे जो है उनकी मेंस की तैयारी होती है। उन 6,000 के अंदर वो मेंस तो पढ़े थे, लेकिन उनको मेंस के अंदर किसी का कोई तीसरा पार्ट अच्छा नहीं है, किसी की हिंदी अच्छी नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि यार मैंने पढ़ा तो बहुत था लेकिन आंसर राइटिंग एक दिन भी नहीं की। ये सब चीजें भी होती है। इसलिए मेरा मानना है कि आरएएस का एग्जाम अगर आप प्री पास कर लेते हो तो उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ईजी है, क्योंकि उसमें कंपटीशन जो है वो बहुत कम लोगों के बीच में होता है, और सबसे बड़ा कंपटीशन जो है वो आपका अपने आप से होता है। और एक क्या होता है, आरएएस का एग्जाम जो है वो बहुत बड़े स्तर पर क्या मांगता है? पेशेंस मांगता है। जिस दिन आरएएस का पेपर शुरू होता है उस दिन जो है आपको कहा जाता है कि ये आपका कितने महीने का कोर्स है? ये 18 महीने का कोर्स, 18 मंथ का। अभी लेटेस्ट हम रणनीति बना रहे हैं इसको 1 साल के अंदर खत्म करने की। बना रहे हैं, कौन सा खत्म हो गया? बना रहे हैं, और उसके इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन में बहुत वो आता है। मैंने जब आप पहले सेमिनार में मेरी आवाज को सुन रहे थे, पहली बार जब मेरी आपने क्लास की थी, उसमें आज लगभग साल भर का अंतर आ गया है, 2 साल का। तो मैंने उस दिन भी एक ही बात कही थी कि सर सफलता का सूत्र क्या है? तो मैंने कहा था कि जिस दिन आप पहली क्लास करते हैं और उस पहली क्लास वाले दिन
आपके अंदर जितना जोश होता है, जितनी ऊर्जा होती है, अगर उतनी ऊर्जा को आप लास्ट मोमेंट तक मेंटेन कर गए आपके एग्जाम तक, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि पूरी दुनिया में जो गेम है ना, वो नॉलेज का नहीं है, वो कोचिंग का नहीं है, वो टीचर्स का नहीं है, वो आपकी इंटरनल जो आपकी एनर्जी है उसका है। तो ये पार्ट आपको स्पेशली आज मैंने बताया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलें। अब इसमें यहां तक हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि जैसे इतिहास जो है, ये इतिहास आपके कितने नंबर का होगा? 75 का। उस इतिहास में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? मतलब टोटल 48 होंगे। 48 में 14 क्वेश्चन किसके होंगे? इतिहास के होंगे। उस 14 में से आप देखोगे तो 15 शब्दों वाले कितने हैं? 5। 15 शब्दों वाले 5 और 50 शब्दों वाले 5, और बड़े क्वेश्चन 10 शब्दों वाले कितने हैं? 4। जब हिस्ट्री पढ़ो तो हिस्ट्री वाली कॉपी के ऊपर लिख देना कि मेरे पास 15 शब्दों वाले टोटल सब मिलाकर एंशिएंट मिडाइवल राजस्थान मिला कितने क्वेश्चन होंगे? 5, तो 15 शब्दों वाले होंगे। 50 शब्दों वाले 5 होंगे, 100 शब्दों वाले 4 क्वेश्चन होंगे। अर्थव्यवस्था कुल कितने नंबर की? उसमें क्वेश्चन कितने होंगे? 13। 13 में से फिर 15 शब्दों वाले 5 है, 50 शब्दों वाले 5 है, और 100 शब्दों वाले 3 है। मतलब वहां पर 4 थे बड़े क्वेश्चन, यहां पर कितने होंगे? 3। ऐसे आप जाओगे समाजशास्त्र के अंदर। समाजशास्त्र जो है वो समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेशन जो है वो टोटल आपका 60 नंबर का होगा। उसमें क्वेश्चन कितने होंगे? 21 क्वेश्चन होंगे। उस 21 में 15 शब्दों वाले 5 और 50 शब्दों वाले 2। अच्छा सॉरी, ये किसका आ गया? समाजशास्त्र का। कुल अंक 20 और कुल प्रश्न 7 होंगे समाजशास्त्र के। फिर आगे आपके पास प्रबंधन 5 और 2 7, और लेखांकन और अंकेशन का 5 और 2। इसका मतलब यहां पर एक चेंज आ रहा क्या? 100 नंबर का क्वेश्चन यहां पर 100 शब्दों वाला क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर 100 शब्दों वाला क्वेश्चन नहीं है तीसरे पार्ट के अंदर। ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो प्रशासकीय नीति शास्त्र में टोटल 65 नंबर का होगा। 13 क्वेश्चन होंगे। 13 में से 15 शब्दों वाले 5, 50 शब्दों वाले 5 और 100 शब्दों वाले 3 क्वेश्चन होंगे। ये तक पता होना चाहिए। तो ये पूरा मैं आपको दे दूंगा, ये आपको मिलेगी। इसमें से आप अपनी हर कॉपी पर आज ही जचाना। इतनी शार्प तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। और आज के बाद तुम्हें कोई कहे कि ये बताया था कि नहीं बताया था हमें, ऐसे मत करना। और मैं कह रहा हूं जो 5 साल से तैयारी कर रहा है ना, उसको पूछ लेना अगर उसको पता हो तो। नहीं पता उसको, और नहीं पता है, देखो आप, सफलता के 5 कारण होंगे लेकिन असफलता के 100 कारण हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी तैयारी के हर पॉइंट को तैयार करना है कि यार किसी भी हालत में मेरा 2025-26 में सिलेक्शन होना चाहिए। और आपने धार लिया कि होना चाहिए तो आपका होगा। आपने धार लिया कि यार प्रीत तो हो जाएगा लेकिन मेंस मुश्किल है, तो प्री में पास हो जाओगे, मेंस में, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही होता है। ये सब देखो मैं आज लेके आया हूं, तुम्हारे लिए बनाकर लेके आया हूं ये वाला पॉइंट, कि यार विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो है उत्तर लेखन। उत्तर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है आंसर राइटिंग के अंदर? उस आंसर राइटिंग में नंबर 1 जो है, सबसे पहले ध्यान रखना है उत्तर का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ द आंसर। उत्तर का विस्तार। उत्तर का विस्तार जो है उसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो उत्तर के विस्तार के समय आपको पता होना चाहिए कि मेरे उत्तर की शब्द सीमा क्या है, 15, 50 या 100।
नंबर 2, उस प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है और उसमें क्या नहीं पूछा गया है। मतलब मैं मानता हूं कि सिलेक्शन का एक बड़ा आधार यह है कि विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि उसमें क्या नहीं पूछा गया है। और दूसरा उत्तर लेखन में आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न के अंत में आए हुए शब्द, प्रश्न के अंत में आए शब्द, उन शब्दों का भी स्पेशली आपको ध्यान रखना है। प्रश्न के अंत में आए शब्द, जैसे प्रश्न के अंत में शब्द आ गया, सपोज कीजिए शब्द आ गया आपके पास में, स्पष्ट कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रूव इट या क्लियर इट, इन सब का उत्तर एक जैसा होगा प्रश्न के अंत में आए हुए सब। जैसे कांग्रेस की स्थापना या इससे थोड़ा अलग लेते हैं क्वेश्चन, सबको समझ में आ जाए तो कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं, जनरल क्वेश्चन, आरक्षण का प्रावधान सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, आरक्षण का प्रावधान सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया। और लास्ट में आ गए यहां पर स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। कई बार क्या होगा कि मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मैं कोचिंग नहीं भी करता ना तो भी शायद मैं कर लेता, ऐसा महसूस होगा, या फिर ऐसा महसूस आपको करा दिया जाएगा। और ये कब महसूस होता है? जब कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन हो। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे क्वेश्चन ये आ गया, आरक्षण उचित है, टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी को इंग्लिश में कहते हैं कमेंट। और ये आपका जो पूछा गया, ये आपको पूछा गया 100 शब्दों में। मुझे सिर्फ ये बताओ कि जैसे आरएस प्री पास करने वाले बच्चों की संख्या 15,000 है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उस 15,000 में 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनको आगे क्या पूछा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो देखते ही किसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे, आरक्षण के बारे में। मतलब उनको बाकी किसी से मतलब नहीं है, उन्होंने यहां देखा आरक्षण तो लिखना शुरू कर दिया। जैसे बीए में क्या करते हैं, बीए में क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का मूल्यांकन कीजिए। उसको मूल्यांकन से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब किससे? गांधी से। और उसको किसी ने ब्रेन वॉश ये कर दिया, जाते समय एग्जाम से पहले कॉपी भर के आना। वो कॉपी भर के आए। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि घर वाले भी पूछते हैं कि क्या करके आए, बोलो कॉपी भर के आए।
तो मम्मी भी सोचती है को भी भर के आया तो कुछ करके आया ये तो। और उसकी बुद्धिमत्ता पर ठप्पा तब लग जाता है जब उसके 67% नंबर भी आ गए बीए के अंदर। बीए सेकेंड ईयर में 68 आ गए, ऐसे करके ऑल एन एवरेज उसका 66 बन गया और वो प्रथम डिवीजन से पास हो गया। उसके ठप्पा लग गया। अब इसको हमारी व्यवस्था की खामी मानी है या हमारी खुद की खामी मानी है, लेकिन ये वास्तविकता है। इसलिए कभी भी हमने किसी प्रश्न के लास्ट में आए हुए उन शब्दों को जानने का प्रयास ही नहीं किया। इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है, इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी, और वो एनसीईआरटी वगैरह को शुरू से उस पॉइंट से पढ़ता है। जैसे एक मरीज जो है, बीमारी हो गई, हर किसी को होती है बीमारी, भगवान बचाए वैसे बीमारी से, लेकिन बीमारी हो जाने के बाद मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है जिसको अच्छा डॉक्टर मिल गया। नहीं तो कई बार डॉक्टरों की प्रायोगिक जमीन बन जाता है। ऐसे ये भाग्य की बात है कि किसी को अच्छा टीचर मिल गया और उसका पढ़ाया उसको समझ में आ गया। अब गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु आपका रूम पार्टनर भी हो सकता है, गुरु आपका पड़ोसी भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं कि गुरु के लिए कोचिंग ही जरूरी है, गुरु कोई भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम बच्चे सिर्फ आरक्षण को देखेंगे। तुम्हारी नजरें जो है वो यहां होनी चाहिए कि सबसे पहली बात मैंने कहा कि वहां पर क्वेश्चन में जब आपको पूछे तो आपको सबसे पहले देखना है उत्तर का विस्तार। और विस्तार के समय आपको ये पता लगा कि ये क्वेश्चन जो है ये कितने शब्दों में पूछा गया है, 100 शब्दों में। तो सबसे पहले तो 100 वर्ड्स की लिमिट हमें पता लगी कि यार कम से कम इतने में तो लिखना है। फिर आ गया स्पष्ट कीजिए, जहां पर भी स्पष्ट कीजिए लिखा हुआ आएगा, क्लियर इट, क्या लिखोगे वहां पे? कोई बताएगा? तुम्हारे से हाथ खड़ा कर लो कि सर स्पष्ट कीजिए में क्या लिखना होता है। देखो, यस बेटा, देखो मान लो कि तुम्हारी क्लास का टाइम है 7, या थोड़ा फैन चलाना पीछे वाला, चला दो ये वाला, गर्मी लग रही है यहाँ पे, पीछे वाला चले जाओ। बस बस ठीक है। स्पष्ट कीजिए, जैसे मान लो तुम्हारी क्लास का टाइमिंग 7 से 1 है ना, और तुम आज घर पहुंचते हो 4 बजे, तो घर वालों की नजर में तुम क्या होगे? लेट। लड़कों को तो नहीं पूछा जाता इतना, लड़कियों को ज्यादा पूछा जाता है कि बता तुम लेट क्यों हुए। तो उस लड़के ने कहा, नंबर 1, भारी बारिश आ रही थी इसलिए 1 बजे हमारी क्लास फिनिश हो गई, लेकिन कोचिंग में हम 2:30 बजे तक थे। नंबर 2, बारिश बंद हो गई लेकिन 3 बजे से पहले कोई बस ही नहीं मिली। 3 बजे बस मिली, उतना जाम था कि घर पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया। मुझे बताओ कि उस बच्चे ने अपने लेट होने के क्या दिए वहां पर? तर्क। क्या दिए? तर्क। आपके घर वालों ने क्या कहा था कि तू लेट क्यों हुआ, स्पष्ट कर। जहां स्पष्ट करना होगा वहां क्या देना पड़ेगा? तर्क देना पड़ेगा। समझ में आ जाएगा? ऐसे ही आ जाए, सिद्ध कीजिए, प्रूव इट, क्लियर इट, तो भी आपको क्या देना पड़ेगा? तर्क देना पड़ेगा। तो आज से ये समझना
कि जब भी किसी प्रश्न के लास्ट में स्पष्ट कीजिए आता है, तो स्पष्ट कीजिए वाले क्वेश्चन में हमें उस उत्तर को कैसे देख के प्रेजेंट करना है, तर्क देकर। ठीक है, आप मेरे से इस उत्तर की अपेक्षा मत करना। ये तो मैंने क्या लिया, एक एग्जाम्पल। सर थोड़ा सा बताते थे। क्यों थोड़ा सा? इसलिए बता दो सर, क्योंकि उत्तर लेखन में एक बड़ी भूमिका सर किसकी होती है? प्रस्तुतिकरण की, प्रेजेंटेशन की एक बड़ी भूमिका होती है। कैसे आपने उत्तर को प्रस्तुत किया है, उस प्रस्तुतिकरण के भी नंबर होते हैं। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया, आरक्षण का प्रावधान सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आया तो आपने एक छोटी सी क्या बना ली? भूमिका। लेकिन यहां पर कभी भी ऐसे लिखना मत भूमिका, ये तो मैंने आपको समझा लिखा है। यहां पर एग्जामिनर के पास में ये संदेश मत भेजना कि मैंने भूमिका लिखी है, ये लिखा नहीं जाएगा। यहां पर भूमिका शब्द नहीं आएगा, ये लिखा। अब आरक्षण का प्रावधान सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया। ये क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से किसका है? ये हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमी का है, या पॉलिटी का है? मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है कि ये पॉलिटी वाला क्वेश्चन है ना। और जब भी पॉलिटी का क्वेश्चन हो तो आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए उसकी शुरुआत कहां से करो? संविधान से, है ना। और उसके आगे भी लिख दो भारतीय संविधान, है ना। भारतीय संविधान में आर्टिकल इसके अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहां पर भी आप लोग ध्यान रखना, अगर आर्टिकल याद नहीं है तो उसे ना लिखें, क्योंकि ये एग्जाम विशेष नहीं है, ये सामान्य है। इसमें आपको आर्टिकल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी। आर्टिकल लिखने पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आर्टिकल गलत लिखने पर नंबर जरूर कटेगा। तो इससे अच्छा है कि जो भी लिखे हम, हमारा प्रस्तुतिकरण जो करें, उसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो हमारे तथ्य हैं वो कैसे होने चाहिए? प्रमाणिक होने चाहिए। फैक्चुअल डाटा जो है हमारा वो प्रमाणिक होना चाहिए। अगर आपको लगता थोड़ा बहुत भी कि यार मैं लिख तो रहा हूं लेकिन ये आर्टिकल मेरा सही नहीं है, तो इससे अच्छा है कि उसको आप ना लिखें, उसको ना लिखें। तो चार चीज हुई: उत्तर का विस्तार, प्रश्न के अंत में शब्द, प्रस्तुतिकरण, प्रमाणिक। इसको सबसे पहले देखें हम, तो यह आ गया आपका आरक्षण का प्रावधान। तो भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अर्थात आरक्षण एक संवैधानिक प्रावधान है। कैसा प्रावधान है? जिसका उल्लेख संविधान में किया गया, वो कैसा होगा? संवैधानिक। जैसे निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक, संवैधानिक है वो। लेकिन नीति आयोग क्या है? संविधानेतर है। कैसा है? संविधानेतर है। तो आपने लिखा। अब ये जो पेरा होगा, इस पेरा में आपको उत्तर देना है, और इस पेरा में उत्तर इस प्रकार से प्रेजेंट करना है कि भारतीय समाज का एक बड़ा भाग लंबे समय से पिछड़ा हुआ था, साथ ही साथ उसका सामाजिक आर्थिक शोषण भी हुआ। अतः उसे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और संपूर्ण समाज को साथ में चलाने के लिए उसको आरक्षण का प्रावधान अस्थायी प्रावधान के रूप में दिया गया। तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स देकर के आपको ये सिद्ध कर देना है कि आपका ये स्पष्ट हो गया, बस ये उत्तर आएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आरक्षण शब्द देखते चिढ़ते हैं, क्योंकि उनको मिला नहीं, उनको आरक्षण मिला नहीं। इसलिए जैसे आरक्षण शब्द आता है, वो उस आरक्षण शब्द का क्या है? विरोधी है। और उसने अपने ये तो देखा नहीं, उसने क्या पूछा है और क्या सिद्ध करवाया है, उसने सेकंड पैरा से लिखना शुरू कर दिया।
मेरे दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना, वो क्वेश्चन आपका ये होगा, ये लिखा आरक्षण उचित है, टिप्पणी कीजिए, है ना। अब जब भी टिप्पणी कीजिए शब्द आता है, तब आप लोग ध्यान रखना, टिप्पणी कीजिए वाले में एक क्या लिख दो तुम, भूमिका, फिर जो स्टेटमेंट दिया गया उसके पक्ष में, और फिर उसके विपक्ष में, और फिर लास्ट में आ जाएगा एक ही संतुलित दृष्टिकोण आ जाएगा, एक बैलेंस व्यू आपका आ जाएगा। जैसे आरक्षण उचित है, सबसे पहले आप शुरुआत कर दोगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल इसके अंतर्गत समाज के सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिर आपको आरक्षण उचित है यह बताना है, फिर आपको बताना कि आरक्षण उचित नहीं है, और फिर आपका संतुलित दृष्टिकोण आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब आपको उत्तर समझाना नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे आप कहीं जाते हो तो वहां ऐसे लिखा हुआ है, सीढ़ियों में से तीर लगा हुआ, मतलब इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। ये किसी प्रश्न के लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं ना, ये उस प्रश्न के उत्तर की दिशा को तय करते हैं कि आपको जाना किस ओर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे हिंदी मीडियम के मार्केट के अंदर विद्यार्थियों को यह पता ही नहीं है, इसलिए आईएएस वाले एग्जाम में लगातार हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की भागीदारी क्या हो रही है, कम हो रही है। और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी की एक और खासियत होती है कि वो चलता चलता कभी भी किसी को फॉलो करना शुरू कर देता है, और जिसको फॉलो करता है उसको खुद को ये नहीं पता है कि मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। जैसे उसने फॉलो करना शुरू कर दिया कि YouTube पर देखा आज और लिख दिया कि बाजरा खाने के नुकसान, बाजरा खाने के नुकसान। उसने वो YouTube देखा और बाजरा खाना छोड़ दिया। अरे बाजरे से नुकसान है जापानियों को, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां और जापान की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है, इसलिए जापानी बाजरा नहीं खा सकता, लेकिन राजस्थानी की अगर उम्र और सेहत अच्छी करनी है तो उसको क्या अच्छा खाना होगा, बाजरा खाना होगा। ऐसे हमारे हिंदी मीडियम का विद्यार्थी जो है वो जब चाहे जिसको फॉलो करना शुरू कर देता है, मतलब उसने गलत दवाई लेना शुरू कर दिया और वहां से उसकी पूरी सेहत बिगड़ती है। नॉलेज होते हुए विद्यार्थी उसको मुकाम को हासिल नहीं कर पाता है। और आप लोग एक चीज का और ध्यान रखना, यूपीएससी और आरपीएससी लगातार यह प्रयास कर रही है कि किसी भी विद्यार्थी को कोचिंग की आवश्यकता न पड़े। यह प्रयास लगातार कर रही है। वो पेपर इस प्रकार से तैयार करती है कि विदाउट कोचिंग के क्वेश्चन हो जाए। अब कोचिंग के विद्यार्थी की क्या होती है, कोचिंग के विद्यार्थी के पास नॉलेज तो होता है, लेकिन वो कोचिंग से बंद गया, इस कारण उसकी खुद की सोचने समझने की क्षमता क्या हो गई, खत्म हो गई। और आप चाहे कितना ही पढ़ लेना, एग्जाम सेंटर पे जाके आपको खुद को लिखना पड़ेगा, और जो चाहे वो लिख दोगे या सोच समझ के लिखना पड़ेगा, सोच समझ के। तो पहले ये वर्ड्स लिख लो, फिर आपके फिर रह जाएंगे ये वाले। पहले लिखो, स्पष्ट कीजिए। लिखना, पहले हेडिंग डाल दो, मैं कौन सा पढ़ा रहा हूं आपको। लिखना, सबसे लास्ट में लिख दो पुच्छल्ले शब्द। पुच्छल्ले शब्द, पुच्छल्ले मतलब क्या होता है, टैलेंडर्स, जो सबसे लास्ट में आते हैं, पुच्छल्ले शब्द। लिखना नंबर 1, पुच्छल्ले शब्दों में लिखना नंबर 1,
स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए या सिद्ध कीजिए, स्पष्ट कीजिए, सिद्ध कीजिए। जहां लिखा ना स्पष्ट कीजिए उसके नीचे लिख दो क्लियर इट, क्लियर इट, और सिद्ध कीजिए लिख दो प्रूव इट, प्रूव इट लिखना। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में तर्क देकर उत्तर प्रस्तुत करना होता है। जहां तर्क लिखा ना उसको अंडरलाइन कर देना, इसमें तर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। तर्क देकर उत्तर प्रस्तुत करना होता है। तर्क देकर उत्तर प्रस्तुत करना होता है ना। पैरा चेंज कर लो और लिखना, लिखना टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए, लिख लो ब्रैकेट में कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। लिखना इस प्रकार के प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में दिए गए कथन के पक्ष और विपक्ष, दिए गए कथन के पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रस्तुत करना होता है, दोनों को प्रस्तुत करना होता है, कोमा अंत में संतुलित दृष्टिकोण लिखना होता है, अंत में संतुलित दृष्टिकोण लिखना होता है, अंत में संतुलित दृष्टिकोण लिखना होता है, संतुलित दृष्टिकोण लिखना होता है, दृष्टिकोण लिखना होता है। एक आपके पास में आएगा, देखो ये जो आता है ना, ये वाला टिप्पणी कीजिए, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन जो होगा ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। ओपन एंडेड का मतलब इसका कोई एंड नहीं है। आरक्षण पर आज बहस कराई जाए तो 1 साल तक चलती रह सकती। इस क्लास में आरक्षण के आधे पक्षधर होंगे, आधे क्या होंगे, विरोधी होंगे, और वो तर्क देंगे इसके लिए, सर ये इसलिए उचित है, और उसके बराबर वाला तर्क देगा कि सर इस कारण से उचित नहीं है ये, और दोनों के तर्कों में क्या होगा, दम होगा। ऐसे ही मान लो आ जाए क्वेश्चन, समलैंगिकता अपराध है, टिप्पणी कीजिए, तो अपराध है भी और नहीं भी है, दोनों चीजें होगी। लेकिन कई बार एक क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे एक शब्द आता है संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। मतलब इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट नोट लिखिए। और इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि जब दिवाली की छुट्टियां होती थी तो दिवाली की छुट्टियों में लिखा जाता था कि तुम दिवाली पर क्या लिख के आना, एक शॉर्ट नोट, निबंध लिख के आना, शॉर्ट नोट भी लिख के लाना। शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि जिसके बारे में पूछा गया है उसके सभी पक्षों को प्रस्तुत करना, उसके सभी पक्षों को प्रस्तुत करना। जैसे दिवाली छोड़ो तुम एक बार के लिए,
और मान लो तुम्हारे दिवाली पर शॉर्ट नोट लिखाया गया, तो दिवाली कब आती है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, उसका प्रभाव क्या होता है, उसका महत्व क्या है, ये सब चीजें उसमें लिखी जाती है। तो ऐसे ही जैसे मान लो आ गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन था, उद्देश्य क्या था और इसके सिद्धांत क्या थे। फिर आ गया, आसियान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए, आसियान के ऊपर। तो आसियान की स्थापना कब हुई, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि जहां पर भी शॉर्ट नोट आएगा वहां पर उसके सभी पक्षों को प्रेजेंट करना होगा। तो लिख लो, आप लिखना संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी, ब्रैकेट में शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट लिखना। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में जिसके बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में पूछा गया है उसके सभी पक्षों को प्रस्तुत करना होता है। उसके सभी पक्षों को प्रस्तुत करना होता है। जैसे जैसे आर्य समाज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। आर्य समाज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। लिख लोगे ना, मतलब जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो ना, वो घर जाके सोचना बेटा थोड़ा सा उसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन कई बार ये भी आता है, भारत रूस संबंधों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। तो भारत रूस संबंधों का ऐतिहासिक शुरुआत कहां से हुई है, कब वो बहुत अच्छे रहे, कब तनावपूर्ण रहे, उन सभी पक्षों को प्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट लिखना, मूल्यांकन कीजिए। समीक्षा कीजिए। परीक्षण कीजिए। लिख लो आप, ये तीनों शब्द है ना, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनका उत्तर लगभग कैसा होगा, एक जैसा ही होगा। मतलब किसी के लास्ट में मूल्यांकन आ जाए, समीक्षा आ जाए, परीक्षण कीजिए, तो लगभग उत्तर वैसा ही होगा। ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें जो है जहां पर भी ये शब्द आएंगे जिसके बारे में पूछा गया है, उसकी उपलब्धियां और उसकी कमियां दिखानी होती है। उपलब्धियां, कमियां और, पहले समझ लो उसके बाद लिख लेना, उपलब्धियां, कमियां और निष्कर्ष। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का मूल्यांकन कीजिए। तो एक तो तरीका यह हुआ कि आपको पहले से कहा कि भाई तुझे जो गांधी के बारे में आते हो लिख क्या जाना। तो आपने गांधी जी का जन्म कब हुआ, सिद्धांत क्या थे, सब लिख के, उसने पूछा ही नहीं।
उसने गांधी जी का क्या पूछा है? मूल्यांकन पूछा, और वो भी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। अब राष्ट्रीय आंदोलन मूल्यांकन पूछा, इसका मतलब गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में क्या तो उपलब्धियां रही और क्या कमियां रही, और लास्ट जैसा है वैसा बता देना। जैसे आप देखोगे गांधी जी की उपलब्धियां ज्यादा मिलेगी, कमियां कम मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उनका अंत जो होगा वो नकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा? सकारात्मक होगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, नोटबंदी की समीक्षा कीजिए, नोटबंदी की समीक्षा कीजिए। अब समीक्षा आ गई तो इसका मतलब यह हुआ कि नोटबंदी के कौन से सकारात्मक बिंदु थे और कौन से नकारात्मक बिंदु थे। और अगर ओवरऑल नोटबंदी सही रही तो लास्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव रही तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहां पर शब्द आ गया सकारात्मक, समीक्षा कीजिए, तो क्या हो गया वो सकारात्मक और नकारात्मक। और आप यहां देखोगे तो उपलब्धियां क्या होती है और कमियां क्या होती है। तो लिख दो, इसके अंदर लिखना, इस प्रकार के शब्दों के आने पर, इस प्रकार के शब्दों के आने पर, इस प्रकार के शब्दों के आने पर जिसके बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में पूछा गया है, उसकी उपलब्धियां या उसकी उपलब्धियां एवं कमियां, उसकी उपलब्धियां एवं कमियां या उसके सकारात्मक या नकारात्मक, उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करना होता है। प्रस्तुत करना होता है। कोमा, निष्कर्ष जैसा है वैसा बताना होता है। निष्कर्ष जैसा है वैसा बताना होता है। अब कई बार ये प्रश्न आपको घुमा के दे देगा, वो कई बार क्या देगा, घुमा के। जैसे 21वीं शताब्दी के इस बदलते परिवेश में गांधी जी के सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। समझ रहे हो क्वेश्चन को? 21वीं शताब्दी के इस बदलते परिवेश में गांधी जी के सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। मतलब यहां पर वो ये पूछना चाह रहा है कि वर्तमान जो दौर है, क्या उस दौर में गांधी जी के सिद्धांत प्रासंगिक है क्या? मतलब ये शब्द अगर वो आज भी प्रासंगिक है तो उनकी क्या हो गई है, उपलब्धि हो गई। तो कई बार परीक्षण लिख करके वो उसकी क्या पूछना चाहता है, प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता। जैसे बदलते परिवेश में उच्च सदन का परीक्षण कीजिए। उच्च सदन मतलब राज्यसभा का परीक्षण कीजिए। तो राज्यसभा आज की तारीख में रेलिवेंट है या नहीं है, दोनों पक्षों को दिखाना होगा। देखो बातों ही बातों में तुम बहुत कुछ सीख रहे हो, और बातों ही बातों में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको कहा कि उत्तर लिखते समय उत्तर का विस्तार, प्रश्न के अंत में आए हुए शब्द, प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन,
उस प्रेजेंटेशन में तुम क्या लिख रहे हो, प्रासंगिकता लिख रहे हो, अप्रासंगिकता लिख रहे हो, जो पूछा गया वो लिख रहे हो, या क्या लिख रहे हो आप, वो सब चीजें यहां पे आती है। और जो लिख रहे हो वो कैसा होना चाहिए, वो प्रमाणिक होना चाहिए, वो प्रमाणिक होना चाहिए। और जो लिख रहे हो वो आपको विभिन्न आयामों से लिखना है, विभिन्न आयाम, मल्टीपल डायमेंशन के साथ में लिखना है। जैसे भारत के लिए लक्षद्वीप का महत्व क्या है, भारत के लिए लक्षद्वीप का तो आर्थिक महत्व भी है, सामरिक महत्व भी है, भौगोलिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है। ये सब क्या हो गए उसके आयाम, तो विभिन्न आयामों के साथ प्रेजेंट करना होता है। और ये सब पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। मान लो किसी के आगे ये आ गया, लिखो आप आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली इवोल्यूशन, आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचनात्मक मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन। क्या करोगे आलोचनात्मक मूल्यांकन में, क्या करोगे? वैसे तुम्हारे लिए आज इतनी खुराक बहुत है ये, नहीं तो ये शब्द आपस में बम्बारमेंट करेंगे तुम्हारे दिमाग में जाके। लेकिन तुम ईमानदारी से बताओ कि इस पे काम करोगे क्या? आज जो मैंने पढ़ाया है, ये 2 घंटे की क्लास जो है ना, ये 2 घंटे की क्लास आपकी पूरी पढ़ाई की रूपरेखा तय करती है। ये आपके पास मैंने 4 घंटे का काम दे दिया आज, घर पे जाके बाकायदा एक पूरा सीट तैयार करना, उसको सामने लगाना, ताकि तुम्हें डेली याद रहे। डेली तुम ब्रश करते हो तो अपने रूम में जाकर, अच्छा 15 शब्दों वाले इतने क्वेश्चन, 100 शब्दों वाले इतने क्वेश्चन, डेली। एक दिन का काम नहीं है ये कि तुम जाओगे उस दिन, कि कल जा रहे हो, कल तुम्हारा आरएस मेन से, आज देख के जाओगे 15 शब्दों याद ही नहीं होंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर इतना वजन होगा उस दिन कि जैसे पूरी धरती तुम्हारे दिमाग पे रखी हुई है। आलोचनात्मक मूल्यांकन में क्या होगा, इसमें कमियों वाले पार्ट को ज्यादा उजागर करना है। लिखो आप, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में उपलब्धियां कम से कम, उपलब्धियां कम से कम, उपलब्धियां कम से कम, कोमा, उसके कमियों वाले भाग को ज्यादा उजागर करना होता है। कमियों वाले भाग को ज्यादा उजागर करना होता है। एक क्वेश्चन लिख लो आप, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब इसमें उपलब्धि में केवल इतना ही है कि उसने शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया था, उसने, सरोजिनी नायडू कहती है इस बात को, है ना। लेकिन आप मैक्सिमम क्या दिखाओगे, उसकी कमियां दिखाओगे, है ना। क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना का मूल्यांकन कीजिए? मूल्यांकन नहीं आएगा, क्या आएगा? आलोचनात्मक मूल्यांकन।
तो बेटे आज की जो क्लास हुई ना, इसको जाके और बढ़िया से एक सीट पर इसको पूरा बनाना, कितना पेपर, कितने क्वेश्चन, कैसे कैसे शब्द, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है ना। ऑल द बेस्ट।